हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो यहाँ पे चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 11 का पार्ट 2। चैप्टर का नाम था सिक्योरिटी फोर्सेस एंड देयर मैंडेट। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देखते हुए आइएगा, और अगर देख लिया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ चीज़ें हैं एक पन्ने की हैं कहानी की तरह, जैसे मैं हर लेक्चर बोलती हूँ वैसे ही सुनिएगा और समझिएगा, बड़ा मज़ा आएगा आपको। तो देखिए, सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में हम यहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसीज के बारे में बात करेंगे एंड देयर मैंडेट्स के बारे में बात करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है उनकी, कौन कौन सी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, इन बारे में समझते हैं। तो देखिए, नेशनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया क्लियर है। इसके अंदर यहाँ पे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी आ रही है और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल आ रही है। ठीक है, तो पहले आपको मैं बताना चाहती हूँ इसके अंदर क्या है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। तो ये क्या है, ये मेन अपेक्स बॉडी है जो यहाँ पे काम करती है, एग्जीक्यूट करती है वो सारे मैटर्स जो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड होते हैं, और इसके चेयरमैन हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। नॉर्मली इसके अंदर मिनिस्टर्स ऑफ डिफेंस आते हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स और आपका होम और फाइनेंस के सारे मिनिस्टर्स आते हैं। इसके अंदर भाई क्या पॉलिटिकल डिसीजन लेना है, कैसे हमें नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करना है, ये सारे डिसीजन लिए जाते हैं। फिर दूसरी जो आती है वो आती है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये क्या है, ये एक टॉप एग्जीक्यूटिव बॉडी है हमारे देश की, जो हमारे प्रधानमंत्री का जो ऑफिस है, PMO ऑफिस जिसको कहते हैं, उनको एडवाइस देती है नेशनल सिक्योरिटी के मैटर्स पे कि भाई हमारा क्या इंटरेस्ट है, कैसे स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है, कैसे हम अपनी देश को और ज़्यादा अच्छे से जो है सिक्योर कर सकते हैं। इसको एस्टैब्लिश किया गया था नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को 1998 में, और ये एक 3 टियर ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर आपको 3 टियर मिलेंगे। इसमें स्ट्रैटेजिक पॉलिसी ग्रुप आता है SPG, जिसके बारे में हमने पिछले पार्ट में बात करी है। दूसरा आता है इसके अंदर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड। तीसरा इसके अंदर आता है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट। ठीक है, ये बात कुछ नवंबर 2018 की है। 2018 में नवंबर में अजीत दोवल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इनको जो है वो SPG का मतलब ये आपका स्ट्रैटेजिक पॉलिसी ग्रुप का चेयरमैन बना दिया गया था। अब देखिए, चाहे NSC हो मतलब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल हो, या CCS हो मतलब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी हो, दोनों में से कोई हो, इनके पास एक कॉमन मेंबरशिप होती है जो मदद करती है कि आसानी से डिसीजन लिया जा सके और आसानी से उसका इम्प्लीमेंटेशन हो सके। तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ये प्रधानमंत्री वही PMO का जो ऑफिस है, वही प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है, इसको एडवाइस करते हैं नेशनल सिक्योरिटी के मैटर को लेके। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। फिर बात आती है इंटेलिजेंस ब्यूरो की, जिसे हम लोग IB कहते हैं। IB की बहुत सारे लोगों ने नौकरियां भरी होंगी, या बहुत सारे लोग हो सकता है कि नौकरी करते करते UPSC दे रहे हो, कुछ पता नहीं होता। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसका शॉर्ट फॉर्म IB है। ये हमारे देश की, हमारे इंडिया की, हमारे भारत की इंटरनल एजेंसी है। ये इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी है, और काफ़ी ज़्यादा मतलब पूरे वर्ल्ड में काफ़ी इसकी रेपुटेशन है, बहुत ही पुरानी है। समझ रहे हैं, इसको रिकास्ट करा गया था सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो के तौर पे 1947 में, और उस समय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये जो है वो आती है। यहाँ पे राजीव जैन जो है वो अभी के IB के डायरेक्टर हैं, है ना। अब इन्होंने 2017 में ऑफिस अपना लिया था, और ब्यूरो के अंदर आपको एम्प्लॉयज़ मिलेंगे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के। ज़्यादातर ये इंडियन पुलिस सर्विस मतलब IPS ऑफिसर्स होते हैं, मिलिट्री के भी होते हैं। हालांकि जो डायरेक्टर होते हैं IB के, ये हमेशा से ही IPS ऑफिसर ही रहे हैं। इसके साथ आपको कुछ डोमेस्टिक इंटेलिजेंस इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। ये इनको मेन जो काम दिया है वो बॉर्डर मतलब इनको काम दिया गया है इंटेलिजेंस कलेक्ट करा जाए, करती हैं ये बॉर्डर एरियाज से, है ना। 1951 में हुआ क्या था कि हिम्मत सिंघी कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद, हिम्मत सिंघी को आपका नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर कमेटी भी बोलते हैं, उसकी रिकमेंडेशन के बाद इनको काम दे दिया गया है कि अब ये कलेक्ट करेंगी इंटेलिजेंस भी बॉर्डर एरियाज से। इसके पहले क्या था, 1947 से पहले क्या था, ये जो काम था उसे मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के पास हुआ करता था, लेकिन अब ये बदल के IB को दे दिया गया है।
तो हर तरीके से ये जो भी ह्यूमन की एक्टिविटीज़ होती हैं इंडिया के भीतर या उसके आस-पास जगह पे, इनको यहाँ पे ड्यूटीज़ दी गई हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो की। तो समझ गए हैं, इसको इंटेलिजेंस का काम है इंडिया के अंदर, साथ ही साथ ये इंटेलिजेंस को काउंटर करती हैं टेररिज्म के टास्क को भी। काफ़ी सक्सेस है, काफ़ी ज़्यादा इनको तारीफ़ें मिला करती हैं। बट जो भी काम ये आईबी के द्वारा किए जाते हैं वो हालाँकि बहुत ही कम ही डिक्लासिफ़ाई होते हैं। मतलब क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा जो है सीक्रेसी होती है, इतना छुपा के रखा जाता है इस एजेंसी के अंदर चीज़ें कि यहाँ पे आप कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते हो, क्या अवेलेबल है, क्या इन्होंने किया, क्या इन्होंने नहीं करा। तो बहुत सीक्रेसी इसके अंदर बहुत ज़्यादा सीक्रेसी होती है। देखिए, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है ना स्टार्टिंग में क्या था कि ये इंडिया की इंटरनल या एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी हुआ करती थी। बट हुआ क्या था कि जो इंडिया और चाइना की वॉर हुई थी ना 1962 में, सिनो इंडियन वॉर हुई थी। उसके बाद और बाद में इंडिया पाकिस्तान की वॉर भी हो गई थी 1965 में। उसके बाद इसको यहाँ पे बाइफरकेट कर दिया गया 1968 में। उसको काम दिया गया इंटरनल इंटेलिजेंस का ही सिर्फ। समझ रहे हैं? ये कोऑर्डिनेट करके चलती है, काउंटर टेररिज्म से रिलेटेड काफ़ी कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है ये। और ये कई सारे स्टेट की पुलिस से पूरे ही कंट्री में कोऑर्डिनेशन बना के चलती है। तो भाई इसको काफ़ी कुछ सक्सेस में मिली है टेररिज्म को काउंटर करने में। ये बताया गया था कि 2008 में कि जो आईबी है उसने सक्सेसफुली जो है बहुत सारे जो टेरर मॉड्यूल्स से उसको बर्स्ट कर दिया था, है ना? और इसने हैदराबाद की पुलिस को भी अलर्ट किया था, हैदराबाद में ब्लास्ट होने वाले थे। तो कई सारी वार्निंग में काफ़ी इसकी मदद करी। ये अटैक जो मुंबई में हुआ उसके लिए वार्निंग भी इसने दी 2008 के पहले। तो काफ़ी कुछ इसने मदद करी है। अब उसके बाद एक बहुत फेमस एजेंसी जो हम अक्सर सुनते हैं, हमने पढ़ा भी इस बुक की के अंदर है पहले भी, वो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनआईए। ये क्या है? ये एक फेडरल एजेंसी है। इसको बनाने वाली इंडियन गवर्नमेंट है। काम है कि हमें जो हमारे देश में टेरर है उसे उससे लड़ना। ये सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के तौर पे काम करती है। ठीक है, कि मतलब यहाँ पे टेरर को यहाँ पे रोकना है। एजेंसी को पावर ये दी गई है कि आप टेरर जो भी टेरर रिलेटेड क्राइम्स होते हैं पूरे स्टेट में उसको आप डील करिए। और इसमें आपको कोई स्पेशल परमिशन स्टेट की नहीं लेनी पड़ेगी। मतलब अगर मान लीजिए वेस्ट बंगाल में कोई कांड हुआ है तो वेस्ट बंगाल में जाके आप वहाँ पे देख सकती हैं, उसमें स्पेशल परमिशन स्टेट्स की लेने की ज़रूरत नहीं है वेस्ट बंगाल की। सॉरी। एजेंसी जो है वो एग्जिस्टेंस में आई थी जब आपका नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट आया था 2008 का। उसके बाद ये एजेंसी को बनाया गया और ये एक्ट जो है वो पार्लियामेंट में आया था 31 दिसंबर 2008 में। उसके बाद इसको बनाया गया जिसका नाम था नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अब देखिए इसको बनाया क्यों गया था? 2008 में वही जो मुंबई के टेरर अटैक हुए थे, मैंने बताया था सरकार की काफ़ी आंखें खुली थी। उसके बाद इसको बनाया गया कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, एक सेंट्रल एजेंसी की ज़रूरत है अगर हमें टेररिज्म से लड़ना है। और इसकी ज़रूरत को महसूस करते हुए इसको बनाया गया। इसको बनाने जो फाउंडिंग डायरेक्टर जनरल थे एनआईए के वो थे राधा विनोद राजू। और इन्होंने 31 जनवरी 2010 तक यहाँ पे सर्व भी करा। इसके बाद शरद चंद्र सिन्हा आए, उन्होंने 2013 तक काम करा। इनको जो है अपॉइंट करा गया एक मेंबर के तौर पे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया के। और 2013 की जुलाई के बाद शरद कुमार जो है इनको अपॉइंट कर दिया गया था एनआईए के चीफ के तौर पे। उसके बाद फिर वाईसी मोदी आ गए 2017 में। अब ये एजेंसी क्या काम करती है? इन्वेस्टिगेशन करती है, जो भी दिक्कतें हैं ऑफेंसेस हैं वो देखती है कि एक्ट्स के अंदर जो भी आपके शेड्यूल जो एनआईए एक्ट है उसके शेड्यूल के अंदर जो भी ऑफेंसेस है उसके अंदर कोई भी अगर जुर्म हो रहा है उस हिसाब से तो उस पर ध्यान देती है, देखती है। और स्टेट की गवर्नमेंट ये सेंट्रल की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी कर सकती है कि आप भाई आप हैंड ओवर कर दीजिए इन्वेस्टिगेशन को, जो केस है आपका एनआईए का। आप मतलब जो भी आपका केस है यहाँ पे एनआईए को आप दे सकते हैं, है ना? ऐसा स्टेट की गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से कह भी सकती है ना? कि केस जो है आप रजिस्टर्ड हुआ है मान लीजिए ऑफेंसेस के तौर पे जिसमें शेड्यूल एनआईए एक्ट के अंदर आ रहा है। तो ऐसा कोई केस हुआ है जो मैं सपोज करें ऐसा कोई केस हो गया है जो एनआईए एक्ट के अंदर किसी शेड्यूल के अंदर आता है तो उस केस को आप एनआईए को एजेंसी को मतलब यारी को पकड़ा दीजिए। तो ऐसा रिक्वेस्ट भी कर सकती है स्टेट की गवर्नमेंट सेंटर से। सेंट्रल गवर्नमेंट भी कह सकती है एनआईए को कि भाई आप इन्वेस्टिगेशन करिए, किसी भी शेड्यूल ऑफिसर्स कहीं पे भी देश भर में हुआ हो आप जाइए। और इसके जो ऑफिसर्स होते हैं ये
इंडियन पुलिस सर्विस से मतलब निकाले गए थे, उनसे निकाल के यहाँ पे तैनात करे जाते हैं। इंडियन रेवेन्यू सर्विस से तो लिया लिया, तो इसलिए इनके पास काफ़ी पावर होती है, प्रिविलेजेस काफ़ी होती है, लायबिलिटी काफ़ी होती है ना? तो पुलिस ऑफिसर के इनके कनेक्शन होते हैं इन्वेस्टिगेशन के साथ में, तो मतलब समझते हैं ना, बहुत ही ओवरऑल चीज़ें करते हैं यहाँ पे। तभी जो काफ़ी इनको सक्सेस भी मिली है ना? काफ़ी का कुछ इनकी बस्टिंग वगैरह इन्होंने पहले ही पता कर ली थी। तो ये तो हमने खैर पहले के चैप्टर्स में काफ़ी अच्छे से पढ़ा ही है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में। नेक्स्ट आती है मल्टी एजेंसी सेंटर। तो ये क्या है देखिए, मैक इसे शॉर्ट फॉर्म में लेके चलेंगे। तो ये सेंटर इसलिए बनाया गया है कि टेररिज्म को काउंटर करने के लिए काफ़ी ज़रूरी है, टेररिज्म में ये इतना जो बढ़ रहा है टेररिज्म उसे रोकने के लिए। और मल्टी एजेंसी सेंटर को बनाया गया था दिल्ली के अंदर। और सब्सिडरी मल्टी एजेंसी सेंटर्स, मतलब इसके अंदर भी सब्सिडरी मल्टी एजेंसी सेंटर्स हैं और वो कई सारी स्टेट्स के अंदर हैं, जिसके अंदर आपको रिप्रेजेंटेटिव मिलेंगे कई सारे सिक्योरिटी एजेंसीज के, है ना? ताकि यहाँ पे सब एक साथ एक लाइन में काम कर सके। बाद में क्या हुआ क्या कि यूनियन होम मिनिस्टर ने फिर से देखा कि सिक्योरिटी सिचुएशन कैसी है हमारे देश की, और मल्टी एजेंसी सेंटर को यहाँ पे इशू करा गया, है ना? उसकी पावर्स क्या होंगे, फंक्शंस क्या होंगे, ड्यूटीज क्या हों, तो ये मल्टी एजेंसी सेंटर ऑर्डर लाया गया 2008 में। और ये जो मैक एसएमएसी था, मतलब ये जो मल्टी एजेंसी सेंटर्स और सब्सिडरी मल्टी एजेंसी सेंटर्स, ये काम कर रही हैं 2002 से। इनको फिर से ऑपरेशन में लाया गया था 2009 के बाद। तो समझ रहे हैं, इसमें 24/7 कंट्रोल रूम्स होते हैं, है ना? मल्टी एजेंसी सेंटर्स में न्यू दिल्ली के अंदर सब्सिडरी मल्टी एजेंसी सेंटर बताऊं अगर, तो स्टेट लेवल के होते हैं। इन सबका हेडक्वार्टर जो होता है, हेडक्वार्टर में जो है वो इंटेलिजेंस जो विंग होती हैं, दूसरी एजेंसीज होती हैं, वो रहती हैं, ताकि भाई प्रॉपर रियल टाइम शेयरिंग हो इन्फॉर्मेशन की, अच्छे से कोऑर्डिनेट करके चल सकें। डेली जो मीटिंग्स होती हैं नोडल ऑफिसर्स में, 24 मेंबर एजेंसीज हैं, ये हर दिन काम करती हैं। समझ रहे हैं? अभी आज की बताऊँ तो इनके पास 414 नोड है पूरे कंट्री में, है ना? बहुत सारे हेडक्वार्टर्स दिल्ली से कनेक्टेड भी हैं, है ना? सब समझ रहे हैं? तो ऐसी कुछ चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। काफ़ी कुछ हम इसके बारे में पहले बता भी चुके हैं आपको। फिर एक और चीज़ है जिसमें अगर आपने पूरी बुक पढ़ी होगी तो उसमें आपने ये भी पढ़ा होगा, नाट ग्रिड के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाम है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। तो नाट ग्रिड ये था, इसमें मेन बात क्या है, मोटा मोटा समझ लीजिए कि इसके अंदर ये पैटर्न है। देखिए इसमें क्या होता है कि डेटा अगर किसी का निकालना होता है, अगर हमारे कोई टेररिस्ट है तो उसका बैंक अकाउंट क्या है, उसकी पर्सनल डिटेल क्या है, उसके जीन्स क्या है, अगर इन सबको निकालने की बात सोची जाती है तो अलग अलग जगह से डेटा निकाला जाता है ना। लेकिन नाट ग्रिड के अंदर क्या है कि ये लिंक कर देगी सारे डेटा को, सेवरल डिपार्टमेंट के, अलग अलग डिपार्टमेंट के, अलग अलग मिनिस्ट्रीज की जो सरकार के अंदर डेटा है, उसे यहाँ पे एक जगह पे मिल जाएगा। समझ रहे हैं? ताकि फटाफट से इंटेलिजेंस एजेंसीज को डेटा मिले एक आदमी का एक जगह पे और वो अपना काम कर सकें। ठीक है, तो इसको प्रपोज किया गया था जो मुंबई के टेरर अटैक हुए थे 2008 के, उसके बाद। और ये हो रहा था कि 2013 तक ऑपरेशनल हो जाएगी, लेकिन शायद अभी तक दिसंबर 2020 तक की बात थी इनसे चीज़ों में। खैर, अच्छा है, डेटा को कलेक्ट करेगी, एक जगह डेटा करेगी, कई सारी एजेंसीज से लेगी और कई सारे मिनिस्टर्स से लेगी इंडियन गवर्नमेंट के। टेररिज्म को काउंटर करने के लिए एक ऐसा मेजर है कि इसमें कलेक्ट करेगी, इंफॉर्मेशन को होस्ट करेगी, सरकार का डेटा लेगी, जिसमें आपका टैक्स हो गया, बैंक अकाउंट की डिटेल हो गई, या क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन हो गए, वीज़ा के हो गए, कहाँ गया वो आदमी, कहाँ से आया, इमिग्रेशन वगैरह के रिकॉर्ड हो गए। समझ रहे? रेल से कैसे गया, एयर से कैसे गया, सबका डेटा अवेलेबल होगा। और ये डेटा कुछ 11 सेंट्रल एजेंसीज के पास होगा। वो 11 सेंट्रल एजेंसीज कौन सी होंगी? पहली आपकी रिसर्च एंड विंग एनालिसिस विंग, जिसे रॉ कहते हैं। दूसरा इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसे आईबी कहते हैं। तीसरा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसे सीबीआई कहते हैं। चौथा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। पांचवा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। छठा आपका डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू, आपका रेवेन्यू इंटेलिजेंस। सातवां आपका इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, मतलब ईडी। आठवां आपका नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नवा आपका सेंट्रल ब्यूरो ऑफ एक्सरसाइज एंड कस्टम्स, एंड आपका
फिर आता है डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल एक्साइज इंटेलिजेंस। तो इन सब के पास यहाँ पे होगा। और यहाँ पे जैसे कि एनसीटीसी थे या नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी थी, उसके विपरीत है ना, ये सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन थी। लेकिन जो नाट ग्रिड है, नाट ग्रिड एक ऐसा टूल रहेगा जिसमें सिक्योरिटी एजेंसीज वगैरह जो है वो एक जगह इंफॉर्मेशन, जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इसको पा लेंगी टेररिस्ट के बारे में, अगर कोई शक है तो उस इंसान के बारे में, तो आसानी हो जाएगी, है ना, कि मतलब काम करने से भाई 10 जगह भागना नहीं पड़ेगा, एक ही जगह पे चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो 11 सेंट्रल एजेंसीज के पास चीज़ें हैं। उसके बाद नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं। तो ये क्या है, इसका शॉर्ट फॉर्म समझते हैं पहले। एनटीआरओ, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, जैसे नाम कहता है कि टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी है। ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के अंदर आती है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस मतलब पीएमओ में। और इसको 2004 में सेटअप किया गया था। इसके अंदर आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिप्टोलॉजी रिसर्च मिलेगा, और सॉरी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिप्टोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसे हम लोग एनआईसीआरडी बोलते हैं, वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। और ये पहला इस तरीके का कुछ एशिया के अंदर है। तो ये जो एनटीआरओ है, मतलब नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसे स्टार्टिंग में बोलते थे नेशनल टेक्निकल फैसिलिटीज ऑर्गेनाइजेशन। काफ़ी स्पेशलाइज़ थी, है ना, काफ़ी अच्छी थी। व्हाइल जो ये एजेंसी थी, इसने कुछ अफ़ेक्ट नहीं करा जो टेक्निकल विंग की वर्किंग थी। अलग-अलग जो उस समय की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ थी, तो उनकी कोई वर्किंग को उसने बीच में कुछ नहीं डिस्टर्ब नहीं करा, चाहे उसमें इंडियन आर्म फोर्सेस की वर्किंग हो। लेकिन किसी में इसने कुछ उँगल-पेंची नहीं करी, और ये एक सुपर फीडर एजेंसी का काम करने लगी। मतलब टेक्निकल इंटेलिजेंस प्रोवाइड करने लगी दूसरी-दूसरी एजेंसीज़ को। चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड बात हो, चाहे वो एक्सटर्नल सिक्योरिटी से रिलेटेड बात हो। एजेंसी का जो कंट्रोल था, वो कंट्रोल में आती थी इंडिया की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी के अंदर। रिसर्च और जो एनालिसिस विंग है, रॉ के अंदर आ रही थी। हालाँकि ये कुछ हद तक आज़ाद रहती है, लेकिन तब भी। अब देखिए, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, जीओएम, जिसे उस समय के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एल के आडवाणी हेड कर रहे थे, उन्होंने ये बात रिकमेंड करी थी कि एनटीएफओ को बनाया जाए, और ये स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्निकल विंग ऑफ इंटेलिजेंस का काम करेगी, गैदर करेगी चीज़ों को, और सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से, ठीक है, कि भाई सेफ्टी की वजह से रिकमेंडेशंस जो भी रहेगी दूसरे मैटर्स को लेके, वो पब्लिक में नहीं बताई जाएंगी। ठीक है, तो जब यहाँ पे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट को पब्लिश करा जाएगा, तो पब्लिक में कुछ चीज़ें नहीं बताई जाएंगी। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर हाई टेक सर्विलांस जॉब्स थी, जिसमें आपका सैटेलाइट को मॉनिटर करना, टेरेस्टोरियल मॉनिटर करना, इंटरनेट को मॉनिटर करना, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो रहा था ये। इसके अंदर 700 करोड़ रुपीस की ज़रूरत थी, करीब $100 मिलियन की, कि भैया हमें सारा सामान कैसे लाओगे, ऐसे ही लेकर आओगे। अलग अलग कंट्रीज से यहाँ पे इनके इसके जो ऑफिशियल थे, उनको अलग कंट्रीज से लिया गया, जहाँ पे ऐसे गैजेट्स मिलते तो वहां से खरीदे गए। बट रिफ्यूज कर दिया कि किसी को, मतलब बट रिफ्यूज टू रिवील देम ड्यू टू सिक्योरिटी एंड अदर इम्प्लीकेशन। अब देखिए, यहाँ पे सेंटर जो है वो काम भी कर रही है इस डायरेक्शन में, और इसने जो कारगिल वॉर हुई थी 1999 में, उसके बाद यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया। उस समय सुब्रमण्यम कमेटी की रिपोर्ट आई थी। उन्होंने कहा था कि देखिए, हम काफ़ी इंटेलिजेंस साइड से बहुत कमज़ोर हैं, और हमें इसको मजबूत बनाना पड़ेगा। सोर्सेज ने ये भी कहा था कि हमें एक ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे यहाँ पे नेशनल टेक्निकल फैसिलिटीज ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाए, और ये बनाया भी गया था। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पूर्व प्रेसिडेंट, हमारे जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, उनके द्वारा 2001 में काम किया गया था, जब उस समय ये प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हुआ करते थे। तो काफ़ी अच्छी बातें हैं ये उसके बारे में। अब इसके कुछ फंक्शंस के बारे में बात आपको बताना चाहूँगी मैं। तो फंक्शंस में इसका काम क्या होता है, ये जो एजेंसी है, ये टेक्नोलॉजी की कैपेसिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, वो काम करती है एविएशन के फील्ड में, रिमोट सेंसिंग की फील्ड में। ठीक है, डेटा कैसे गैदर करना है, प्रॉपर कैसे प्रोसेस करनी है चीज़ें, साइबर सिक्योरिटी कैसे करनी है, क्रिप्टोलॉजी सिस्टम हो गए, स्ट्रैटेजिक हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैसे करना है, स्ट्रैटेजिक मॉनिटरिंग कैसे करनी है, सारा काम ये करती है। और नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, तो ये एक ऐसी एजेंसी है जो कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मतलब एनटीआरओ के अंदर आती है।
हुँ, और इसको इसलिए बनाया गया था ताकि प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करें, जानें, समझें, जो भी खतरा वगैरह है इंफ्रास्ट्रक्चर को उसको समझें, है ना? और कैसे समझेंगे? भई जो भी हमने इंस्टॉलेशन किया हुआ है उसके थ्रू हमें सारी इंटेलिजेंस निकालनी है, गैदर करनी है, अपने सेंसर्स का यूज़ करके और ऐसे प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ करके, जैसे सैटेलाइट हो गया, अंडर वाटर बॉयज़ हो गए, ड्रोन्स हो गए, वीसैट मतलब टर्मिनल लोकेटर्स हो गए, फाइबर ऑप्टिक केबल जो टैप पॉइंट्स हैं, नोडल टैप पॉइंट्स हैं, उन सब से हमें डेटा निकालना है। ठीक है? अब जो एनटीआरओ है, यही मतलब नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके पास डेटा का एक्सेस है टेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट से, जिसका नाम कार्टोसैट 2A है और कार्टोसैट 2B से। ठीक है? इसके साथ हमारे पास 2 रडार इमेजिंग सैटेलाइट भी हैं, नेमली रिसैट 1 और रिसैट 2। ठीक है? इन सब से ये यहाँ पे डेटा निकालती है। तो ये इसका कुछ फंक्शन है। उसके बाद आती है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, FIUINT। आइए इसके बारे में कुछ बातें जान लें। तो देखिए, इसको बनाया गया था सरकार के द्वारा, ये आपका 18 नवंबर 2004 के बाद, और ये एक सेंट्रल नेशनल एजेंसी थी, जिसका काम क्या था कि भाई रिसीव करना, प्रोसेस करना, एनालाइज करना, उस इंफॉर्मेशन को, जो भी अगर मान लीजिए शक है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई बात है, तो उसकी इंफॉर्मेशन पूरी निकालना, उसको समझना, जानना। काम क्या करती है ये, आपस में कोऑर्डिनेशन बना के चलती है, मजबूत करती है एफर्ट्स को, ताकि नेशनल और इंटरनेशनल इंटेलिजेंस प्रॉपर हो, इन्वेस्टिगेशन या इन्फोर्समेंट एजेंसीज हों जो जो भी काम कर रही हों, उसे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे ये उनके साथ काम करती है, कोऑर्डिनेट करती है और मजबूत बनाती है उनके एफर्ट्स को। कि हम कैसे ग्लोबल एफर्ट्स लें ताकि मनी लॉन्ड्रिंग से बचा जा सके, या मनी लॉन्ड्रिंग जैसे जो क्राइम्स होते हैं उनसे बचा जा सके। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, और ये डायरेक्टली रिपोर्ट करती है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल को, है ना, जिसे फाइनेंस मिनिस्टर हेड करते हैं। अब आपके माइंड में आया होगा कि मैम आखिरकार इसके काम क्या होते हैं। तो कुछ काम है इसके, मेन फंक्शंस मैं आपको बताऊं तो, कैश जहाँ पे इसको लगता है कि शक होता है कि कैश ट्रांजैक्शन सही नहीं है, तो उसको देखना, समझना और इंफॉर्मेशन निकालना उससे रिलेटेड, है ना, और जो भी इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, उनको तक पहुंचाना। फंक्शंस बताएं, सबसे पहला समझिए, सबसे पहला फंक्शन है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब जैसे कि कुछ एक्ट्स, जैसे कि आपका सेंट्रल रिसेप्शन पॉइंट फॉर रिसीविंग कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, ये एक्ट हो गया। फिर आपका क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट हो गया, रिपोर्ट्स ऑन परचेज और सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, या आपका सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स, है ना। तो इस तरह के जो आपके एक्ट्स वगैरह हैं, तो इससे चीज़ें मिला है ना, और यहाँ पे इससे इंफॉर्मेशन ये कलेक्ट करती है। दूसरी बात, उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करती है प्रॉपर, है ना, जो भी इंफॉर्मेशन के पास है उसे समझती है, जानती है, शक कहाँ पे आ रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रही है, कोई रिलेटेड क्राइम तो नहीं हो रहा है, उसको एनालाइज करती है। तीसरी बात, ये इस इंफॉर्मेशन को शेयर करती है। शेयर किसके साथ करती है, नेशनल इंटेलिजेंस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ, या नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ, या फॉरेन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स के साथ इसको शेयर करती है। चौथी बात, ये एक सेंट्रल रिपोजिटरी का काम भी करती है। मतलब यहाँ पे आपको सारा नेशनल डेटाबेस मिलेगा, जो भी कैश ट्रांजैक्शन हुए हैं या ऐसे ट्रांजैक्शन इस पे शक है ना, रिपोर्ट या उनकी रिपोर्ट के बेसिस पे, तो ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन आपको इसके अंदर मिलेंगे। उसके बाद पांचवी बात, ये कोऑर्डिनेट करती है। देखिए, ये कोऑर्डिनेशन से ही काम चलता है, तो कोऑर्डिनेशन और मजबूती, यहाँ पे कलेक्ट करो, शेयर करो डेटा को, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का, तो इसको ये कोऑर्डिनेट करके चलती है अपने अच्छे खासे नेशनल हो, रीजनल हो, ग्लोबल नेटवर्क हो, इनके थ्रू काम करती है, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ा जा सकता है, या मनी लॉन्ड्रिंग जैसे और क्राइम्स से लड़ा जा सकता है। और आखिरी में रिसर्च एंड एनालिसिस, तो उसमें क्या है कि मॉनिटर करती है, समझती है ना, कि आखिरकार कौन कौन से एरियाज है जहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग का ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, ज़्यादा चल रहे हैं, समझ रहे हैं, डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, तो ये सब समझती है, रिसर्च करती है उसके ऊपर। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के बारे में, DRI के बारे में। तो ये क्या है, ये एक इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी है। क्या है ये, इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी है, और इसको रन वो ऑफिसर्स करते हैं जो कि सेंट्रल एक्साइज और कस्टम्स के होते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन है, काफी छोटे सा स्टाफ होता है,
है ना? अगर आप कंपेयर करो दूसरे इंटेलिजेंस एजेंसी से, जैसे कि आईबी वगैरह या स्टेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, तो इन सबसे छोटा इसका स्टाफ देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग में तो बहुत बढ़िया लड़ती थी ये स्मगलिंग की, गोल्ड वगैरह की स्मगलिंग से, लेकिन अभी क्या है कि नारकोटिक्स हो गया या इकोनॉमिक क्राइम हो गया, उसकी तरफ इनका ज़्यादा ध्यान रहता है। साथ ही साथ फेक इंडियन करेंसी नोट वगैरह भी पकड़ लेती हैं। और इन्होंने 2012 में 6.5 केजी 6.6 केजी हीरोइन की, करीब 100 मिलियन रुपीस की थी, है ना? तो वो पकड़ी थी और उसमें 4 लोगों को भी पकड़ा था उसके अंदर। अब देखिए चार्टर ऑफ ड्यूटीज ऑफ डीआरआई, आइए ये आपको समझाते हैं क्या है। तो क्या काम करना इनका मेन क्या होता है? पहला कि इंटेलिजेंस को कलेक्ट करना कि स्मगलिंग कहाँ हो रही है, गुड्स की, नारकोटिक्स की, है ना? या कोई अंडर इन्वॉइसिंग हो रही है, मतलब 1 लाख रुपए का सामान है और दिखाया जा रहा है 2,000 रुपए का, है ना? तो मैंने आपको बताया था मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होती है, उस समय मैंने ये सब समझाया था आपको। ठीक है, तो ये समझना। उसके बाद एनालाइज करना, इंफॉर्मेशन को प्रॉपर इधर उधर फैलाना जहाँ पे भी जरूरत है उस इंफॉर्मेशन की। फिर जो इम्पोर्टेंट सीजर हैं, है ना, जिनको पकड़ा गया है, इन्वेस्टिगेशन केसेस हैं, उनको उन पे ध्यान रखना। और वारंट वगैरह जो है वो इशू करना, है ना? मतलब कैसे इन्वेस्टिगेशन करनी है, इसके लिए वारंट की ज़रूरत है, तो वो सब करना। फिर जो आपका इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन या प्रोसिक्यूशन केसेस हैं उनको गाइड करना, है ना? ध्यान रख के चलना, ये फॉरेन कंट्रीज़ के साथ में क्या है, उनके साथ भी मिल-जुल के चलना, इंडियन के मिशन क्या है ना? अब्रॉड क्या है, एंटी स्मगलिंग मैटर्स क्या हैं, इन सब पे ध्यान रखना। उसके साथ सीबीआई के साथ भी ये बना के चलती हैं चीज़ों को, है ना? और इंटरपोल के थ्रू भी काम करती हैं। और केसेस जो कि आपके कस्टम एक्ट के अंदर रजिस्टर होते हैं, है ना? वो आपका ये रिफ़र करती हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि आप इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो भी काम है उसे करिए। साथ ही साथ जो भी पकड़ा-वड़ा, जब्त-वब्त करा जाता है, प्राइसेज़ रेट को लेके जो भी सीज़र्स हैं, है ना? वो समझती हैं कि स्मगलिंग कैसी है, कैसे सप्लाई हो रहा है मटेरियल का, है ना? ये सारा का सारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या दूसरी मिनिस्ट्रीज़ तक ये चीज़ें पहुँचाती हैं। और समझती हैं, स्टडी करती हैं, सजेस्ट करती हैं कि क्या आखिरकार जो है वो सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, जो लूप होल्स हैं हमारे लॉज़ में, हमारे प्रोसीजर में, तो हम कैसे ही इसको बंद करें और चीज़ें अच्छी करें ताकि हम स्मगलिंग से लड़ पाएँ। तो ये कुछ काम होते हैं इसके, और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो ये अच्छा लग रहा हो, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें बेल बिल्कुल बच जाइएगा। जॉइन बटन को प्रेस करके यार मेंबरशिप को जॉइन करके मुझे मेरे काम में सपोर्ट करके साथ ही साथ पर्क्स भी ले सकते हो। अपना प्यारा व्यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िएगा। और फेसबुक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सिर्फ आयस के नाम से पेज है, आपको सारी वीडियोज़ वहाँ मिल जाएँगी। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन। हैव अ वंडरफुल डे। टेक केयर।